मतदान अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। हमारे साथ है गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं अब तक। सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो कहा जा सकता है। राजनाथ जी, 100 से ज्यादा सभाएं आज पूरी उत्तर प्रदेश में 102 सभाएं हमारी पूरी होंगी और वैसे पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में सब मिलाकर 125 से अधिक सभाएं मैं कर चुका हूं अब तक। उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे राजनाथ जी, उसके बाद से लगातार पार्टी सत्ता से बाहर रही है। उम्मीद करें इस बार 14 साल का वनवास खत्म होगा। निश्चित रूप से इस बार 14 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश के चुनाव में हासिल होगा। अखिलेश की सरकार है, अखिलेश यादव की 5 साल की, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कई और मुद्दे ही हावी रहे, मुद्दों से भटक गई है तमाम पार्टियां। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी बराबर सुशासन और विकास, जिसे गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट कहते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। हम बहुत इधर उधर के अन्य मुद्दों की चर्चा नहीं करते इन चुनाव में। राजनाथ जी, आप चर्चा नहीं करते, लेकिन कई आपकी पार्टी के नेता हैं, कई ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, जो कि साक्षी महाराज जी है, किसी ने उमा भारती जी है, सब ऐसे ऐसे कुछ बयान दे देते हैं जिससे ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता है। ये बार बार विपक्ष भी आरोप लगाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, किसी भी सूरत में हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते। भारत जैसे बड़े देश में सभी जात, सभी वर्ग और सभी धर्म के मानने वाले लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और यही हमारी कोशिश रहती है। राजनाथ जी, यहां तक कि आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगाया विपक्ष ने कि शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, दिवाली ईद की बात कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से बहुत हुई है। आरोप लगातार लग रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर जो भी आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है। और जो ये श्मशान और कब्रिस्तान वाली बात आई थी, उसका गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने किया। उनका कहने का यह तात्पर्य था और यह मैसेज वो देना चाहते थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की यह एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, इस सिद्धांत में विश्वास करती है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और न भविष्य में करेंगे। यह प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना, यह उनकी मंशा थी। राजा जी, एक और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और इस सच्चाई को सबको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति यह केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ये स्वयं में यह संस्था है। कोई भी संस्था हो अथवा व्यवस्था हो, माने इंस्टीट्यूशन हो अथवा सिस्टम हो, उसके साथ उसकी डिग्निटी, उसकी प्रतिष्ठा किसी भी सूरत में कम न होने पाए, इसके प्रति सबको सजग रहना चाहिए। क्योंकि जब संस्था की अथवा व्यवस्था की, इंस्टीट्यूशन की अथवा सिस्टम की डिग्निटी लोअर डाउन होती है, उससे व्यक्ति विशेष की ही क्षति नहीं होती है, बल्कि उसका खामियाजा समाज को, देश को भुगतना पड़ता है। राजनीति, आपको लगता नहीं इस बार जो आरोप प्रत्यारोप का जो स्तर था थोड़ा नीचे गिरता नजर आया? किसी ने, अखिलेश ने आरोप लगाया गुजरात के गधों का कि वकालत मत करो। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसी बातें जो कही गई हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। किसी ने बीजेपी से आरोप लगाया कि वो कंस की औलाद है, और किसी ने आरोप लगा दिया कि शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये बातचीत का स्तर आपकी पार्टी के नेताओं को थोड़ा संयम रखना चाहिए था? नहीं, संयम तो सबको रखना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सका है हमारी पार्टी ने इससे बचने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं से एक आध किसी का आ गया हो कोई स्टेटमेंट, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे बचना चाहिए सबको। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके प्रति बहुत ही सजग रहना चाहिए। और अब तो हमारे देश में लंबा समय गुजर गया, अब राजनीतिक दृष्टि से जनता भी काफी जागरूक हो चुकी है। राजनाथ जी, एक और सवाल उठता है, अखिलेश और राहुल एक गठबंधन, महागठबंधन बना। आपको लगता नहीं कि बिहार में जैसे महागठबंधन बनाना था वो काफी ऊपर उठ गया था? चुनाव आखिरी चरण में है, आपको लगता है ये गठबंधन बीजेपी का नुकसान कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं, बल्कि इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। प्रदेश की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी से
अकेले लड़ने की ताकत न तो समाजवादी पार्टी में है और न कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह जी ने जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, और उसी के साथ आज कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए तो यह हास्यास्पद नहीं है, अथवा ये चौंकाने वाला नहीं है, तो इसे और क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो अथवा बहुजन समाज पार्टी, इन सभी ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और ये सारी राजनीतिक पार्टियां हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोग बार बार ये दोहरा रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं से रेस में नहीं है, आपको लगता है रेस में आ चुके हैं वो? कदापि नहीं, बहुत पीछे बहुजन समाज पार्टी। अब यह है कि इस समय लड़ाई भारतीय जनता पार्टी तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रही है, कहीं पर सपा कांग्रेस अलायंस भाजपा से लड़ रहा है, कहीं बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, लेकिन बहुत पीछे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है। कौन से मुद्दे आपको लगता है जो, अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ है तो कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के पक्ष में जा रहे हैं? जनता क्यों वोट दे रही है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि उनका विकास बोल रहा है, लेकिन हमने अपनी सार्वजनिक सभाओं में देखा है अथवा व्यक्तिगत बातचीत में भी उनके विकास के बोल की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है और धरातल पर भी कहीं उनका कोई विकास दिख नहीं रहा है। एक और उनके मंत्री गायत्री प्रजापति, पूरी पुलिस ढूंढ रही है, कोर्ट ढूंढ रहा है, लेकिन वो नदारद है। आपको लगता है इतनी आसानी से कोई गायब हो सकता है, वो भी पुलिस प्रशासन से बच के? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना, क्लीन गवर्नमेंट देने का, साफ सुथरी सरकार देने का काम न तो समाजवादी पार्टी कर सकती है न बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, भले ही यह दावा करें। क्लीन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को यदि कोई पार्टी दे सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जिस कैबिनेट मंत्री के ऊपर सामूहिक बलात्कार के आरोप हो, सुप्रीम कोर्ट ने वो स्वयं इंटरवीन करना पड़ा हो और आदेश करना पड़ा हो कि इसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, उसको आज तक जो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में बनाकर रखा हुआ है, वह मुख्यमंत्री कैसे ही यह दावा कर सकता है कि हम उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य को हम क्लीन गवर्नमेंट देंगे? संभव नहीं। आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आपको लगता है पुलिस प्रशासन से इतनी आसानी से बचा जा सकता है? आपको लगता है इतनी आसानी से पुलिस और प्रशासन से बचा जा सकता है? गायत्री प्रजापति के नहीं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की नजरों से बचकर कोई चला जाए और कैबिनेट मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग की सत्ता आती है तो? आप लोगों की सत्ता आती है तो? हमारी सत्ता आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो बिहाइंड बार हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, बिहाइंड बार करेंगे। और मैं यह मानता हूं कि शायद हम लोगों की सरकार रही, मैंने भी सरकार चलाई है, आपने देखा होगा, जिनके बारे में थोड़ी सी भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई उनको निकाल मंत्रिमंडल से मैंने बाहर किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती कि बलात्कार का आरोपी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ हो और हम सरकार चलाते रहे। 2012 में अखिलेश सत्ता में आए थे, 2014 में उन्हीं सभी विधानसभा में बीजेपी ने लीड किया, तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होगी या अखिलेश के खिलाफ? एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ क्यों होगी? एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उनके खिलाफ होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि 3.25 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी किसी ने न तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और न तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया, क्वेश्चन मार्क किसी ने आज तक नहीं लगाया। इंटेंशन पर, पर्टिकुलरली नीयत पर, इस पर विवाद हो सकता है, काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना होना चाहिए, इस पर कोई बहस कर सकता है, लेकिन न तो प्राइम मिनिस्टर और न तो गवर्नमेंट के क्लीन इंटेंशन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है, बसपा के पास मायावती थी, राहुल अखिलेश के पास अखिलेश यादव है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। ये तो हम लोगों की रणनीति का हिस्सा है। इसके पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, कई राज्यों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया है चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट,
फिर भी हम चुनाव जीते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी हम लोग चुनाव जीते हैं और हमारी सरकारें अच्छी चल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चलाती है अथवा कांग्रेस पार्टी चलाती है, ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है। इस बात को बराबर ध्यान रखना चाहिए सरकार चलाने वालों को, जो उसका मुखिया है वह बराबर हाई मॉरल पेडेस्टल पर खड़ा हो। ऐसा नहीं कि जैसा इस समय हो रहा है कि लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है फिर भी कैबिनेट में बने हुए, ऐसी सरकार नहीं चलती। राणा जी, एक और आप 100 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जनता को बड़ी उम्मीद है कि राजनाथ जी कहीं चेहरा बन के ना आ जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगी, जरूरत हुई तो हम विधायकों की भी ओपिनियन लेंगे, सब सारी चीजों के बाद बैठकर फैसला करेंगे। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा मैं भी हूँ। कहीं यूपी जाने का मन दिल होता आपका? आपका अपना राज्य है। मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने राजनीति किया, उत्तर प्रदेश के साथ लगाव है, लेकिन पार्टी ने इस समय जिम्मेदारी मुझे गृह मंत्री के रूप में दे रखी है। राणा जी, एक और सवाल उठा, जैसे बिहार चुनाव जब हो रहे थे तब अवार्ड वापसी का मुद्दा बहुत उठा था। अभी रामजस कॉलोनी जो हुआ उसको लेके बहुत उठ रहा है। दिल्ली पुलिस के हाई हेडेड्स की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये पहले की अपेक्षा बढ़ा है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हमारी स्वयं बातचीत हुई, मैंने स्वयं भी सुझाव दिया था कि संयम से काम किया जाए और दिल्ली पुलिस ने जहां तक बन सका है संयम से काम लेने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत का जो भी नागरिक है, ठीक है, वह जो कोई भी विचार व्यक्त करना चाहे करे, लेकिन न तो उसे भारत विरोधी नारे लगाने चाहिए, न भारत विरोधी नारों के पोस्टर्स कहीं चिपकाने चाहिए। इसको देश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। इसी पर लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है। जेएनयू में भी भारत विरोधी पोस्टर वे भी लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो आप लोग गृह मंत्रालय, आप लोग रिपोर्ट मंगवाते रहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई ये पुलिस का काम है, पुलिस जो कार्रवाई करना होगा, पर जो भी विधिसम्मत होगा वो काम अपना पुलिस को करना है। उस संबंध में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। जो भी संज्ञान में जो भी न्याय संगत होगा वो पुलिस करेगी। आप लोग के संज्ञान में है, सारी बातें आती रहती, आप लोग के संज्ञान में बातें आती रहती हैं सर? अरे संज्ञान में तो सारे देश के रहती हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में अवार्ड वापसी हुआ फिर नहीं, अब वही तो आपको लगता है कुछ ताकतें जब कभी भी चुनाव का समय आता है तब इस प्रकार की हरकतें शुरू हो जाती हैं। आपने सही कहा कि बिहार के चुनाव के पहले भी अवार्ड वापसी का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था। अब जब इधर 5 राज्यों के चुनाव देश में हो रहे हैं, उस समय यह सब सारी चीजें शुरू हो गई। मैं समझता हूं कि यह सब केवल कुछ न कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि इसके पीछे हैं, मेरा मानना यह है। राणा जी, एक और मैं थोड़ा यूपी से अलग हटके मैं कश्मीर पर जाना चाहूंगा। पत्थरबाजी की घटनाएं, नोटबंदी के बाद लगा था कि घटनाएं रुकी हैं, फिर से पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई। आपको लगता है फिर सीमा पार से फिर बढ़ावा मिलना शुरू हो गया? सीमा पार से बढ़ावा मिलना फिर से शुरू हो गया? कहीं न कहीं से है कुछ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पाकिस्तान तो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन कश्मीर की समस्या सुलझाने की कोशिश लगातार हम सब कर रहे हैं और इसमें मैं तो सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहूंगा और वहां की समस्या का पूर्ण समाधान निकले। इस संबंध में जो इस सत्र प्रारंभ हो रहा है उनमें विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से भी मैं बातचीत करूंगा और उनका भी सहयोग लेकर हम इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों बढ़ जा रही है घटनाएं? आप लोगों के पास क्या इनपुट है? क्यों ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? अब उसकी कारणों की चर्चा करना सार्वजनिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन हम लोगों को जानकारी है कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन कारणों का निवारण करेंगे, सारी पार्टियों को हक मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला भी उल्टी बातें करने लगे हैं, सेपरेटिस्ट के पक्ष में आ गए। जो कुछ भी है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कोशिश हम लोगों की तरफ से यही होगी कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और भविष्य में रहेगा। इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान फिर सर उठाने लगता है कश्मीर के बहाने। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की
कि अपने पड़ोसी देश के साथ हम लोगों के रिश्ते काफी बेहतर हों। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने स्वयं आमंत्रित किया था सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह के समय भी, और बाद में भी कई ऐसे अवसर आए जब प्रधानमंत्री ने अच्छे संबंध बनाने के लिए दरिया दिली का परिचय दिया था। लेकिन क्या मजबूरी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। मैं मानता हूं सैनिक बलों पे, अर्धसैनिक बलों पे बहुत हमले बढ़ गए, अर्धसैनिक बलों और सैनिकों पे बहुत हमले बढ़ गए, बहुत नुकसान भी हो रहा है, कई सैनिक शहीद हो रहे हैं। वैसे चिंता का विषय। वैसे जब कभी भी कोई हमारा सेना का जवान, सुरक्षा का जवान यदि शहीद होता है तो निश्चित रूप से हम लोग भी बहुत आहत होते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन हमारे बहादुर सेना और सुरक्षा के जवान इस देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही है। तो वो बधाई के पात्र हैं, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। बीच बीच में जो वीडियो सामने आ जाते हैं जवानों के, बीच बीच में जवानों के वीडियो सामने आ जाते हैं। नहीं, जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, कैसे हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। राजनाथ जी, अखिलेश और राहुल कहते हैं काम बोलता है और यूपी के लड़के, तो क्या बीजेपी बाहरी थी? काफी काम हुआ यहाँ पे। जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं उसको आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए सब तरस रही है पूरी जनता इससे। और काम यदि हुआ रहता है तो धरातल पर दिखता है। लेकिन आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सपा बसपा सरकारों द्वारा किया हुआ कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश विकास दर में भी हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों से भी काफी पिछड़ गया है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की ग्रोथ रेट, जो कि आज के 5 वर्ष पहले लगभग 5.6% थी, वह 5 वर्षों में घटकर 3.6% हो गई है। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो 2.8% थी, वो घटकर 1.8% हो गई है। जबकि भाजपा के शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर देखिए विकास दर 8%, 10%, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य की तो 20% से भी अधिक एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है। कैसे कोई स्वीकार करेगा कि यहां पर विकास हुआ है? तो फिर यूपी के लड़के, मतलब यूपी के लड़के की बात कर रहे थे वो, यूपी के लड़के हैं राहुल और अखिलेश। यूपी के लड़के हैं, नारा ही दिया था यूपी के लड़के। नहीं तो यूपी के लड़के तो बहुत लोग हैं, केवल वही नहीं है। यूपी में बहुत लड़के हैं जो आज तक जिनके हाथों को योग्यता, प्रतिभा, क्षमता रहने के बावजूद हाथों को रोजगार नहीं मिल पाया है। यदि यूपी के लड़के हैं तो यूपी के लड़कों को कम से कम उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर कम से कम उनके हाथों को रोजगार तो दिया होता है। क्या किया है? यूपी के लड़के ही उनसे यह पूछना चाहते हैं कि इन लड़कों ने क्या किया है। और देखा जाए तो परिवार की एक विरासत है, उसके आधार पर सब गाड़ी आगे चल रही है। आप अपनी हर सभा में एक साइकिल के बारे में जिक्र करते हैं कि मुलायम ने तोड़ दी, बसपा के बारे में जिक्र करते हैं, वो क्या है जनता जानना चाहती है, देश की जनता भी। नहीं, अब जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हुआ है वो जग जाहिर है। अब पहले समाजवादी पार्टी की एक ताकत थी, लेकिन अब वो समाप्त हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है समाजवादी पार्टी। और यही कारण है कि जिस कांग्रेस पार्टी का ताजिंदगी मुलायम सिंह जी ने विरोध किया और समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, आज वही समाजवादी पार्टी बिखर गई है। और नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था राजनाथ जी। नोटबंदी आपको लगता है कई फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों पर असर पड़ा है, उसका नेगेटिव असर हुआ है? आपने देखा है नोटबंदी के सवाल पर मैंने बोला है जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। और नोटबंदी से यदि नुकसान हुआ होता, लोग पहले कहते थे जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, लेकिन आपने देखा है अभी आंकड़े आए हैं सीसीएस के,
उसने बतलाया है कि इस समय 7% जीडीपी की ग्रोथ रेट है और अगले क्वार्टर में 7.1% पहुंच जाएगी। राजनाथ जी, एक और सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री को रोड शो करने पड़ रहे हैं। राजनाथ जी की दर्जनों सभाएं, 4-4 सभाएं दिन में हो रही हैं। क्या कोई पैनिक है? विपक्ष ये बोल रहा है कि रोड शो भी करना पड़ रहा है। पैनिक नहीं, हर चुनाव अपने में एक चुनौती होता है। भले ही हम आश्वस्त हों कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ अथवा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनी, फिर भी हम लोग चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। और इसलिए लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हम प्रदेश की और देश की सेवा करें। केवल सरकार बनाकर सत्ता का सुख हम नहीं भोगना चाहते, बल्कि सरकार बनाकर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। राजनाथ जी, ये गठबंधन जो बन गया सपा और कांग्रेस का, ऐसे कई और पार्टियों के सारे लोग मिलके लेफ्ट पार्टियों के साथ भी मिल रहे हैं, वो ममता बनर्जी के साथ भी मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी खिलाफ में खड़ी है। तो आपको लगता है कि संसद जो शुरू होने वाला है दोबारा 8-9 तारीख को, संसद का सत्र, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा, एक बार फिर परेशानी खड़े करेंगे सरकार के लिए वो लोग? नहीं, हम लोग तो सभी से अपील यही करेंगे कि संसद में जो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। सभी सहयोग करें, यही हमारी सबसे अपील है। लेफ्ट पार्टियां कहती हैं, सीताराम येचुरी कहते हैं कि रामजस का मुद्दा, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनना, ये सारे मुद्दे वो संसद में उठाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा बराबर हम लोगों ने की है, बल्कि हम चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और बढ़े, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अब ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है जो देश को तोड़ने वाली हो, देश में बिखराव पैदा करने वाली हो? ऐसी आज़ादी की कोई जरूरत नहीं। आज़ादी हो जो ऐसी चाहिए जो कि राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली हो, राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखने वाली। लेकिन आरोप वो बीजेपी पे लगा रहे हैं, आरोप संघ पे लगा रहे हैं, आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लगा रहे हैं। वह इस प्रकार के आरोप हम लोगों के ऊपर नहीं लगाएंगे तो जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं वह कैसे करेंगे? यह उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन मैं सुझाव यही देना चाहूंगा कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति है, देश हित में नहीं होती। अगर मान लो चुनाव अगर विपरीत नतीजे ऐसा होता है, लोग ये बोल रहे हैं, तो इसका असर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ेगा। मैंने विपरीत नतीजे होंगे ही नहीं, हम मान कैसे लें? क्योंकि यह जगजाहिर है, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अब उन्होंने केवल कहना ही नहीं बल्कि लिखना भी शुरू कर दिया कि सरकार यदि बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक और सवाल उठ रहा है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में, राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है, कई राज्यों में आपके नहीं है, तो फिर थोड़ा झुकना पड़ सकता है, सबसे बातचीत करके आप लोग राष्ट्रपति चुनाव निकाल। नहीं, बेहतर तो यही होगा कि कंसेंसस के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, कोशिश हम लोगों की यही होगी। और एक चीज और, इसमें अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, अगर कांग्रेस भी उम्मीदवार खड़ी करना चाहे चुनाव, तो आप लोग क्या बातचीत करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर ही चाहेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो वह सर्वसम्मति हो। मई आ रहा है, 3 साल पूरे हैं आपकी सरकार के, मई आने वाला है, मई में 24 तारीख को आपकी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। क्या उपलब्धियां, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? क्योंकि सरकार तो फिर इस बार दिखाएगी कि हमने ये किया, ये किया। देखिए, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ी है, भारत इस समय एक ऐसे देश के रूप में इमर्ज होकर आया है जिस देश की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग है, यानी सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत एक मजबूत और ताकतवर देश के रूप में इमर्ज हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। यह सब सारी हमारी उपलब्धियां हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उंगली उठाते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का उल्टा असर पड़ा है नोटबंदी का, अर्थव्यवस्था धीरे पड़ गई है, सरकार गलत आंकड़े दे रही है। देखिए, सीएसओ का जो आया है, जो आंकड़े आए हैं, वो इस बात के सीधे प्रमाण है। उसको देखना, यदि उसको चैलेंज करना चाहते हो तो साबित करेंगे वो कैसे गलत है। सरकार फिर से क्या भव्य कार्यक्रम करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे? 3 साल पूरे होने पर एक बार फिर आप लोग भव्य कार्यक्रम वगैरह? बिल्कुल, 3 साल पूरे होंगे तो फिर से हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी और उसमें हम लोग जो हम लोगों के अचीवमेंट्स हमारी गवर्नमेंट के,
उसको जनता तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। राजनाथ जी, एक और अहम सवाल है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सवाल है। वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं महमूद अली दुरानी। उनका यह कहना है कि 26/11 का केस था, वो बिल्कुल एक सही केस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और पाकिस्तान में उसका बेस था। हम लोगों ने अब तक जो भी पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट दिए हैं, चाहे वो 26/11 का केस हो अथवा जो भी केसेस हो, चाहे वो पठानकोट का केस हो, चाहे गुरदासपुर का हो, इन सब सारे मामलों में जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने पाकिस्तान को दिए हैं अथवा दाऊद के बारे में दिए होंगे, वह सब सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। क्योंकि हम लोग अनावश्यक अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। हम लोगों की बराबर पहले ही भी कोशिश रही है कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी को जिस तरीके से पड़ोसी के साथ व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन उनके अपने ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सवालों आवाज उठा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान एक्ट नहीं करता। मैंने आपने देखा होगा तो स्वीकारोक्ति होगी। उन्होंने तो स्वीकार किया ही। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक बार आतंकवाद के बारे में कहा था और कंडम किया था पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध हुआ पाकिस्तान। ये एक विडंबना है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मान नहीं रहा, कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी चालू। मैं समझता हूं परिस्थितियां ही उसको मजबूर करेंगी, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन वो परिस्थिति आ तो नहीं रही है सर। आएगी, निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि लगातार थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां बनेंगी और पाकिस्तान को फिर सही रास्ते पर आना होगा। क्योंकि अभी भी हस्तक्षेप हम देख रहे हैं, पत्थरबाजी से लेकर सेनाओं पे हमले, सेना पर। इन सब चीजों से बाज आना चाहिए। दुनिया के किसी देश को, किसी देश की सार्वभौमिकता के ऊपर, अखंडता के ऊपर कभी भी सवालिया निशान लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हेल्दी अप्रोच नहीं है, बहुत अनहेल्दी अप्रोच है। नहीं तो सारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्यास पैदा होगा। एक और राजनाथ जी, अमेरिका में भी काफी भारतीयों पे हमले हो रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है आपकी सरकार के लिए? बिल्कुल चिंता का विषय है और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और मैं समझता हूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से यह प्रयत्न कर रही होगी और करना भी चाहिए, ताकि जो भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, भारतीय हैं अथवा दुनिया के अन्य देशों के जो लोग रहने वाले हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो। लेकिन इस समय एक सेंस ऑफ फियर उनके अंदर पैदा हुआ है, लेकिन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो पैदा करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब अमेरिका के नए निज़ाम में आपको लगता है पाकिस्तान पे और दबाव पड़ेगा कि पाकिस्तान सुधरे? अब देखिए, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जल्दी ही काबू में आएगा? आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें कहीं दो मत नहीं। राजा जी, एक और अब मैं खत्म करना चाहूंगा। 5 राज्यों में चुनाव, यूपी खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। कौन से राज्य आप बीजेपी को दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश दे रहा हूं, उत्तराखंड दे रहा हूं, गोवा दे रहा हूं और मणिपुर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब के बारे में अभी मैं विश्वास के साथ कुछ कह नहीं पाऊंगा। अब तो 11 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। राजा जी, शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ सिन्हा, न्यूज़ 18 इंडिया।